हे एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग सेकंड वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इरिथ्रोपोइसिस के बारे में पूरी तरह से डिटेल में, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा यूनिवर्सिटी एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम्स, वाइवा में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इरिथ्रोपोइसिस के बारे में हम लोगों को जानना है कि साइट्स ऑफ इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है। अगर आपसे वाइवा होगा तो ये ज़रूर पूछेंगे कि इरिथ्रोपोइसिस के साइट्स कौन कौन से, कहाँ कहाँ पर इरिथ्रोपोइसिस होता है। तो इसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला कि इंट्रा यूटेराइन लाइफ में कहाँ कहाँ पर होता है, और फिर न्यू बॉर्न्स चिल्ड्रेन और एडल्ट्स में कहाँ पर इरिथ्रोपोइसिस होता है। तो सबसे पहले होता है इंट्रा यूटेराइन लाइफ में तीन जगह होते हैं, तीन स्टेजेस होते हैं। पहला होता है मेसोब्लास्टिक, दूसरा होता है हेपेटिक, तीसरा होता है माइलॉइड स्टेज। तो मेसोब्लास्टिक स्टेज जो होता है वो अर्ली एम्ब्रियो में होता है, जो कि अप टू 3 मंथ्स ऑफ लाइफ होता है। यानी कि फीटल लाइफ में अप टू 3 मंथ्स ये तुम्हारा मेसोब्लास्टिक स्टेज होता है इरिथ्रोपोइसिस का। ये यहाँ पर तुम्हारा, इसको क्यों बोलते हैं मेसोब्लास्टिक, क्योंकि यहाँ पर जो आरबीसीज है उसका फॉर्मेशन हो रहा है योक सैक के मेसोडर्म से, योक सैक के मेसोडर्म से। तो मेसोडर्म्स इसलिए मेसोडर्म, इसीलिए मेसोब्लास्टिक स्टेज। तो इस मेसोब्लास्टिक स्टेज का ही दूसरा नाम है इंट्रावास्कुलर इरिथ्रोपोइसिस। क्या कहते हैं? इंट्रावास्कुलर इरिथ्रोपोइसिस। क्यों कहते हैं इसको हम लोग इंट्रावास्कुलर इरिथ्रोपोइसिस? क्योंकि यहाँ पर इरिथ्रोपोइसिस विद इन द ब्लड वेसल्स हो रहा है। ठीक है, नॉर्मली हम लोगों में कहाँ पर होता है? हम लोगों में बोन के एंड्स पे होता है, बट यहाँ पर हो रहा है विद इन द ब्लड वेसल्स, विद इन द ब्लड वेसल्स हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं इंट्रावास्कुलर इरिथ्रोपोइसिस। तो यहाँ पर मेसोडर्म जो होता है ये बनाता है हीमेंजियोब्लास्ट्स। क्या करता है? हीमेंजियोब्लास्ट, यानी ब्लास्ट सेल्स बना रहा है, हाईली डिवाइडिंग सेल्स बना रहा है। यही तुम्हारे हीमेंजियोब्लास्ट जो है ये दो तरह के सेल्स बनाते हैं। पहला होता है एंजियोब्लास्ट और दूसरा होता है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। ये जो एंजियोब्लास्ट्स है ये फॉर्म करता है तुम्हारा ब्लड वेसल, और जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स है ये बनाता है तुम्हारा ब्लड सेल्स, जो कि हम लोग पढ़े थे हीमेटोसाइटोब्लास्ट। ये था तुम्हारा प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, और एंजियोब्लास्ट जो है ये तुम्हारा ब्लड वेसल है। ठीक है, अब आता है तुम्हारा हेपेटिक स्टेज। तो पहला हम लोग पढ़े मेसोब्लास्टिक, फिर आता है हेपेटिक। तो ये मेसोब्लास्टिक अप टू 3 मंथ्स ऑफ लाइफ था। ये जो हेपेटिक स्टेज है वो 3 महीने के बाद का लाइफ का है। हेपेटिक स्टेज होता है वो 3 मंथ्स के बाद होता है फीटल लाइफ में। तो पहले 3 मंथ तक मेसोब्लास्टिक स्टेज मेसोडर्म में हो रहा है ऑफ दी योक सैक, और जो तुम्हारा हेपेटिक स्टेज है वो हो रहा है आफ्टर 3 मंथ्स इन द न्यूबॉर्न। और ये कहाँ हो रहा है? हेपेटिक, नाम में लिखा हेपेटिक, तो हेपेटिक मीन्स लीवर, लीवर एंड स्प्लीन दोनों होगा। तो लीवर और स्प्लीन में तुम्हारा ब्लड फॉर्मेशन हो रहा है, आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आरबीसी तुम्हारा जो है टिश्यू के सेल्स और ब्लड वेसल्स के बीच में जो मेसेनकाइम है उससे ही डेवलप कर रहा है। आरबीसी कैसे डेवलप कर रहा है? तो मेसेनकाइम से डेवलप कर रहा है। कौन सा मेसेनकाइम? जो तुम्हारे लीवर के टिश्यूज और ब्लड वेसल्स के बीच में, उससे बन रहा है तुम्हारा आरबीसीज। तो ये हुआ हेपेटिक स्टेज, ये था मेसोब्लास्टिक। अब आते हैं माइलॉइड स्टेज। माइलॉइड स्टेज का मतलब है कि फीटल लाइफ के मिडिल से शुरू होता है, जो कि बोन मैरो से शुरू होता है। तो माइलॉइड स्टेज तुम्हारे बोन मैरो में शुरू हो रहा है और फीटल लाइफ के मिडिल से शुरू हो जाता है। ये तो था तुम्हारा इंट्रायूट्राइन लाइफ का केस। अब आते हैं हम लोग न्यू बॉर्न्स या चिल्ड्रन और एडल्ट का केस। तो 20 ईयर्स तक एज पे, अप टू द एज ऑफ 20 ईयर्स, आरबीसीज तुम्हारे सभी लॉन्ग बोन्स में बनता है, सभी लॉन्ग बोन्स में बनता है। तो आफ्टर द एज ऑफ 20 तुम्हारे जो भी लॉन्ग बोन्स है उनके एंड्स में तुम्हारा आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। तुम्हारे 20 एज तक, अप टू द एज ऑफ 20, रेड बोन मैरो में होता है सारे ही बोन्स में, लेकिन यहाँ पर सारे बोन्स में नहीं होता है, सेलेक्टेड बोन्स में होता है, लाइक फीमर, पेल्विक बोन्स, उन सब में होता है। तो ये था तुम्हारा अबाउट द साइट ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर दी कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल इंटरल्यूकिन्स। हम लोगों ने जो पहले भी देखा था, पहले वाली वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे हीमेटोपोइसिस के बारे में, जहाँ पर हम लोग देखे थे कि बहुत सारे इंटरल्यूकिन्स लग रहा है 1, 3, 6, कहीं GCSF लग रहा है, GMCSF लग रहा है, तो पता नहीं था क्या है। तो अब हम लोग उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला है तुम्हारा इंटरल्यूकिन 1, फिर 3 और 6। तो 1, 3 और 6 का फंक्शन एक ही है। इसका फंक्शन ये है कि ये CSF कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर के सिक्रीशन को बढ़ाता है और सभी ब्लड सेल्स के काउंट को बढ़ाता है एक्सेप्ट लिम्फोसाइट्स। तुम्हारा इंटरल्यूकिन 1, 3, 6 तुम्हारे कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर के सिक्रीशंस को बढ़ाता है, जो भी बाकी कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स उसको इंक्रीज करता है, साथ ही साथ सभी ब्लड सेल्स के काउंट को इंक्रीज करता है एक्सेप्ट लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स को इंक्रीज नहीं करता है। इसके बाद है इंटरल्यूकिन 4। इंटरल्यूकिन 4 जो है स्पेसिफिकली बेसोफिल के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, हम लोग देखे थे हीमेटोपोइसिस में। फिर आता है तुम्हारा इंटरल्यूकिन 5 जो कि इओसिनोफिल के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। ठीक है, फिर आता है इंटरल्यूकिन 11 जो कि ग्रैनुलोसाइट्स, आरबीसीज और प्लेटलेट्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। अब आते हैं कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स के बारे में, जो कि है GCSF, फिर आता है MCSF और GMCSF। तो
ग्रेनुलोसाइट CSF, नाम से पता चल रहा है ग्रेनुलोसाइट्स के लिए, तो ग्रेनुलोसाइट के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। फिर आता है मैक्रोफेज, तो मैक्रोफेज तुम्हारे मोनोसाइट के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। फिर आता है तुम्हारा GM-CSF, ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, जो कि तुम्हारे ग्रेनुलोसाइट के तो प्रोडक्शन को बढ़ा ही रहा है, साथ ही साथ RBCs और प्लेटलेट्स को भी बढ़ा रहा है। तो हम लोग देखे थे हिमेटोपोइसिस में, वहाँ पर जो फ्लो चार्ट था उसमें तुम्हारे CSF GM-CSF जो है वो RBCs, प्लेटलेट्स और ग्रेनुलोसाइट सब पे काम कर रहा था। फिर आता है इरेथ्रोपोइटिन, इरेथ्रोपोइटिन के बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इरेथ्रोपोइटिन अभी जान लो अभी बढ़ के लिए कि इसका ये काम है कि RBC के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, कैसे करता है वो आगे देखेंगे। फिर आता है थ्रोम्बोपोइटिन, जैसे इरेथ्रोपोइटिन होता है वैसे थ्रोम्बोपोइटिन होता है। इरेथ्रोपोइटिन होता है RBC के लिए, थ्रोम्बोपोइटिन होता है थ्रोम्बोसाइट्स के लिए, यानी कि प्लेटलेट्स के लिए होता है। ठीक है, अब हम लोग इरेथ्रोपोइसिस का एक समरी देखते हैं, उसी से तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे होता है इरेथ्रोपोइसिस, कैसे प्रोसीड होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, एक्चुअली क्या मैकेनिज्म है उसके प्रोडक्शन के होने का। तो यहाँ पर किडनीज और लीवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। किडनीज रिलीज करते हैं रीनल इरेथ्रोपोइटिक फैक्टर, किडनीज रिलीज करती है रीनल इरेथ्रोपोइटिक फैक्टर जो कि इरेथ्रोपोइटिन को रिलीज करवाता है। उसके अलावा लीवर जो है इरेथ्रोपोइटिनोजेन जो कि एक अल्फा ग्लोबुलिन है इसको रिलीज करता है। ये अल्फा ग्लोबुलिन जो इरेथ्रोपोइटिनोजेन है और जो REF है रीनल इरेथ्रोपोइटिक फैक्टर, ये दोनों मिल करके इरेथ्रोपोइटिन को रिलीज करवाता है। क्या करवाता है? इरेथ्रोपोइटिन को रिलीज कराता है। और इरेथ्रोपोइटिन का काम ये है कि इरेथ्रोपोइटिन जो है इरेथ्रोपोइटिन सेंसिटिव स्टेम सेल के ऊपर एक्ट करके इसको कन्वर्ट करता है प्रो इरेथ्रोब्लास्ट में, फिर प्रो इरेथ्रोब्लास्ट से फिर अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, फिर लेट इंटरमीडिएट, वही वाला साइकिल चलेगा जो आगे डिस्कस करेंगे अभी हम लोग। तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए, वो है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे RBC के प्रोडक्शन में। तो एक बार फिर से देखते हैं, किडनीज है, लीवर है, किडनी ने रिलीज़ किया रीनल इरेथ्रोपोइटिक फैक्टर जो कि इरेथ्रोपोइटिन का रिलीज को करवाता है। दूसरा, लीवर ने रिलीज़ किया इरेथ्रोपोइटिनोजेन अल्फा ग्लोबुलिन है एक तरह का, इसने भी इरेथ्रोपोइटिन को रिलीज़ कराया। इरेथ्रोपोइटिन ने फिर आगे जाकर के प्रो इरेथ्रोब्लास्ट को बनाया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग स्टेजेस ऑफ इरेथ्रोपोइसिस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इरेथ्रोपोइसिस का, और इसके बाद हम लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इरेथ्रोपोइसिस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी पहले देखते हैं स्टेजेस ऑफ इरेथ्रोपोइसिस। ठीक है, तो ये जो पूरा चार्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेजेस ऑफ इरेथ्रोपोइसिस में। तो हम लोगों ने देखा था सबसे पहले तुम्हारा प्रो इरेथ्रोब्लास्ट है, उसके बाद अर्ली नॉर्मोब्लास्ट है, फिर तुम्हारा इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट है, फिर तुम्हारा रेटिकुलोसाइट और फिर इरेथ्रोसाइट स्टेज है। तो सबसे पहले तुम्हारा हीमेटोसाइटोब्लास्ट होता है, जो सबसे टॉप पे हम लोग पढ़ते हैं। हीमोसाइटोब्लास्ट होता है जो कि स्टेम सेल है, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है। उसका सेल साइज देखो सबसे बड़ा होगा 19 to 23 माइक्रोमीटर। बस इस डाटा को याद नहीं करना है कि सेल का साइज़ क्या है, बस तुम ये चीज़ देखो कि सबसे पहले सेल बहुत लार्ज है, फिर धीरे धीरे उसकी साइज़ छोटी होती जाएगी। तो पहले सेल का साइज़ है 19 to 23 माइक्रोमीटर। इस सेल का न्यूक्लियस देखो, न्यूक्लियस का कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं हम लोग। न्यूक्लियस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और ऑलमोस्ट पूरे सेल को ऑक्यूपाई कर रहा है, और ये डीप बेसोफिलिक है न्यूक्लियस, यानी ब्लू है पूरा। ठीक है, फिर साइटोप्लाज्म तुम देख रहे हो, साइटोप्लाज्म की स्टेनिंग के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ेंगे कि हीमोग्लोबिन सेल में है या नहीं है, ये पढ़ेंगे। तो साइटोप्लाज्म की स्टेनिंग जब देखोगे तो पूरा डीप बेसोफिलिक है साइटोप्लाज्म, पूरी तरह से ब्लू है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन नहीं है, हीमोग्लोबिन नहीं है। और माइटोसिस बहुत ज़्यादा हो रही है, माइटोसिस भी पढ़ेंगे, सेल में माइटोसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सेल डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ, तो सेल बहुत ज़्यादा डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक, इसके बाद आता है प्रो इरेथ्रोब्लास्ट स्टेज। यहाँ पर देखो सेल की साइज़ थोड़ी कम हो गई, 15 to 20 माइक्रोमीटर हो गई। यहाँ पर तुम्हारा न्यूक्लियोलाई जो है वो 2 to 3 है, क्रोमेटिन ओपन हो गया, और अब तुम्हारा न्यूक्लियस जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये पूरी तरह से सेल को ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, ये सिर्फ 75% को ऑक्यूपाई कर रहा है। इसके बाद साइटोप्लाज्म की स्टेनिंग जब देखोगे तो ये अभी भी डीप बेसोफिलिक है। ठीक है, अभी भी डीप बेसोफिलिक है, और हीमोग्लोबिन अभी भी एब्सेंट है। यहाँ पर अभी भी माइटोसिस हो रहा है, ब्लास्ट है तो ऑब्वियसली ज़्यादा माइटोसिस होगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट स्टेज, इसको कहते हैं हम लोग अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, या फिर इसी का दूसरा नाम है बेसोफिलिक इरेथ्रोब्लास्ट। क्या है? बेसोफिलिक इरेथ्रोब्लास्ट कहते हैं। इसका साइज देखो 14 से 16 माइक्रोमीटर है, 14 से 16 माइक्रोमीटर है। यहाँ पर न्यूक्लियस का साइज घट चुका है, और यहाँ पर न्यूक्लियोलाई है भी नहीं, यहाँ पर न्यूक्लियोलाई है भी नहीं। इसके अलावा यहाँ पर स्टेनिंग में फर्दर इंक्रीज हुआ, और ये कम बेसोफिलिक हो गया। अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि पहले दोनों स्टेजेस में काफ़ी ब्लू था, काफ़ी बेसोफिलिक था, पर अब देखो तुम्हारा यहाँ पर लेस बेसोफिलिक हो गया है, लेस बेसोफिलिक हो गया है। तो तुम्हारा अर्ली नॉर्मोब्लास्ट है जो कि 14 से 16 माइक्रोमीटर लार्ज है। उसके अलावा इसमें न्यूक्लियोलाई नहीं है, इसका क्रोमैटिन कंडेंस कर चुका है, और इसकी साइज़ भी डिक्रीज़ हो चुकी है।
इसके अलावा ये लेस बेसोफिलिक है एज कम्पेयर टू द पहला दोनों स्टेजेस जहाँ पर कि काफ़ी डेंस बेसोफिल था। इसमें अभी भी हीमोग्लोबिन नहीं है और इसमें माइटोसिस जो हो रहा है वो एज अर्ली पहले जैसा हो रहा है। यहाँ पर इसका देखो दूसरा नाम है बेसोफिलिक इरेथ्रोब्लास्ट भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज आता है दैट इज द इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीक्रोमैटिक। देखो नाम में लिखा है पॉलीक्रोमैटिक इरेथ्रोब्लास्ट, यानी कि अलग अलग कलर्स देखने मिलेंगे, 2 अलग कलर्स देखने मिलेंगे। हम लोग देख रहे थे अभी तक कि सारे ही डेंस बेसोफिलिक थे, यानी ब्लूइश कलर के थे सारे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म भी तुम्हारा। यहाँ पर देखो क्या है कि देखो इसका साइज है 10 to 14 माइक्रोमीटर, इसका न्यूक्लियस का साइज घट गया। इसके अलावा इसका जो साइटोप्लाज्म है ये पॉलीक्रोमैटिक हो गया, यानी पॉलीक्रोमैटोफिलिक स्टेनिंग है। कहने का मतलब क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पर हीमोग्लोबिन आ गया। हीमोग्लोबिन हो गया रेड कलर, बेसोफिलिक ब्लू कलर, तो 2 कलर आ गए, दैट इज कॉल्ड पॉलीक्रोमैटिक। सो दिस इज दी पॉलीक्रोमैटोफिलिक स्टेनिंग, 2 कलर का स्टेन हो गया, ब्लू भी और रेड भी। तो हीमोग्लोबिन आ गया इसीलिए रेड कलर आ गया। अभी भी इसमें माइटोसिस प्रेजेंट है क्योंकि ये अभी भी एक ब्लास्ट सेल है, नॉर्मोब्लास्ट है, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। इसके बाद आता है तुम्हारा तीसरा स्टेज दैट इज द लेट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज, दैट इज द लेट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्थोक्रोमैटिक इरेथ्रोब्लास्ट भी कहते हैं। अब लेट नॉर्मोब्लास्ट के भी 2 फर्दर स्टेजेस है, एक अर्ली लेट नॉर्मोब्लास्ट और एक आता है तुम्हारा लेट पार्ट ऑफ द लेट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि अब देखो तुम साइज देखो एकदम घट चुका है, पहले 10 to 14 माइक्रोमीटर थे इंटरमीडिएट में, अब अर्ली वाले पार्ट में 8 to 10 माइक्रोमीटर हो चुका है। ठीक है, 8 to 10 माइक्रोमीटर हो चुका है। न्यूक्लियस बहुत स्मॉल है और क्रोमैटिन डॉट के साथ है, तो तुमको देखने में मिलेगा कार्टविल अपीयरेंस जैसा देखने को मिल रहा है, ऐसा कार्टविल अपीयरेंस देखने मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें तुम्हारा साइटोप्लाज्म में जो स्टेनिंग है, स्टेनिंग फर्दर इंक्रीज कर रहा है, हीमोग्लोबिन का अमाउंट इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पर जाकर के माइटोसिस बंद हो गया, यानी सेल डिवाइड करना बंद हो गया। इसके बाद आता है लेट वाला पार्ट। देखो हम लोग जानते हैं कि एक मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है और मोस्ट ऑफ द सेलुलर ऑर्गेनल्स नहीं होता है। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले न्यूक्लियस पूरे सेल को ऑक्यूपाई कर रहा था, फिर धीरे धीरे श्रिंक होते होते वो न्यूक्लियस कंडेंस हुआ, क्रोमैटिन कंडेंस हुआ, न्यूक्लियस का साइज छोटा, और यही वो स्टेज है जहाँ पर न्यूक्लियस डीजनरेट कर गया। ठीक है, यही पार्ट है लेट पार्ट ऑफ द लेट नॉर्मोब्लास्ट इज द स्टेज व्हेन द न्यूक्लियस डीजनरेट्स। ठीक है, न्यूक्लियस डीजनरेट हो गया और पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डीपली स्टेंड हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो साइटोप्लाज्म में क्या क्या चेंजेस हुआ। साइटोप्लाज्म का जो स्टेनिंग जो था वो फर्दर इंक्रीज हुआ, लेस बेसोफिलिक मोर एसिडिक, यानी कि लेस ब्लू हो रहा है, यानी न्यूक्लियस कम हुआ, इसके साथ ही साथ साइटोप्लाज्म भी लेस बेसोफिलिक हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन की अमाउंट बढ़ रही है। तो हीमोग्लोबिन का अमाउंट बढ़ रहा है और यहाँ पर जाकर के माइटोसिस बंद हो चुका, एब्सेंट है, माइटोसिस हो ही नहीं रहा है, सेल डिवाइड नहीं कर रहा है। अब इसके बाद आता है रेटिकुलोसाइट स्टेज में तुम देखोगे तो तुमको न्यूक्लियस नहीं दिखेगा, नो न्यूक्लियस। हाँ, लेकिन आरएनए का रेमिनेंट्स देखने मिल सकता है, लेकिन न्यूक्लियस खत्म। पूछेगा कि इन विच स्टेज इज द न्यूक्लियस डीजनरेटेड, तो वो हुआ लेट पार्ट ऑफ द लेट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज। ठीक है, इसी तरह से और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सवाल ये हो सकता है कि तुम्हारा हीमोग्लोबिन कहाँ अपीयर होता है, तो हीमोग्लोबिन अपीयर होता है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज में। ठीक है, इसके बाद लास्ट में तुम्हारा रेटिकुलोसाइट से बन जाता है कन्वर्ट होकर इरेथ्रोसाइट, जिसका तुम साइज डायमेंशन इसका इंपॉर्टेंट है 7.2 से 7.4 माइक्रोमीटर इन द सेल्स। ये इंपॉर्टेंट है, बस तुम्हारा सेल का साइज इंपॉर्टेंट है। इसका अब न्यूक्लियस का कोई फीचर, न्यूक्लियस है ही नहीं तो न्यूक्लियर का कोई फीचर्स नहीं। और तुम्हारा साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म का स्टेनिंग कैसा है, तो एसिडोफिलिक स्टेनिंग है, हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर कोई भी डिवाइडिंग तुम्हारा डिवीजन देखने नहीं मिलेगा, तो आरबीसीज डिवाइड नहीं कर रहा है। कहाँ पर, हाँ ये भी एक सवाल है कि तुम्हारा न्यूक्लियर डिवीजन माइटोसिस कहाँ रुका, तो यहाँ रुका तुम्हारे अर्ली पार्ट ऑफ द लेट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज में। ठीक है, ये था पूरा। अब हम लोग आगे देखते हैं रेगुलेशन ऑफ इरेथ्रोपोइसिस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके बाद का। तो इरेथ्रोपोइसिस का रेगुलेशन में 2 चीजें, पहला आता है जनरल फैक्टर्स, फिर आता है स्पेशल नेचुरेशन फैक्टर्स। तो हम सबसे पहले देखेंगे जनरल फैक्टर्स। तो जनरल फैक्टर्स में आता है हाइपोक्सिया ही जनरल फैक्टर है, यानी कि अगर ऑक्सीजन की कमी हुई तो इरेथ्रोपोइसिस क्या होता है, स्टिमुलेट होता है। ऐसे एक एग्जांपल देखो, जब कोई नॉर्मल आदमी जो प्लेन एरिया में रहता है, जब वो पहाड़ वाले एरिया में जाता है, हिली एरिया में जाता है, तो आपका चूंकि हाइपोक्सियल कंडीशन है, एल्टीट्यूड के कारण वहाँ पे ऑक्सीजन कम है, तो उस आदमी का जब आरबीसी काउंट कराओगे तो वो एक नॉर्मल आदमी से ज्यादा आएगा जो प्लेन में रहता है। क्यों? क्योंकि हाइपोक्सिया के कारण तुम्हारा किडनी रिलीज किया रीनल इरेथ्रोपोइटिक फैक्टर्स। ठीक है, वो तुम्हारा इरेथ्रोपोइटिन को रिलीज करा, इरेथ्रोपोइटिन फिर तुम्हारा
आरबीसी की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। सो दैट कॉजेज द प्रोडक्शन ऑफ द आरबीसीज। सो हाइपोक्सिया एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टिमुलस है, एक फैक्टर है जो कि इरिथ्रोपोइटिन को रिलीज कराता है और आरबीसीज को बढ़ाता है। तो इरिथ्रोपोइटिन, हम लोग इरिथ्रोपोइटिन के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्पेशल मैचुरेशन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इरिथ्रोपोइटिन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सोर्स क्या है? इरिथ्रोपोइटिन का जो 85% पार्ट है वो किडनी से सीक्रेट होता है बाय द सेल्स कॉल्ड एज द इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से इरिथ्रोपोइटिन रिलीज होता है। दूसरा आता है कि तुम्हारा इरिथ्रोपोइटिन का प्रोडक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। तो वही फैक्टर जो इरिथ्रोपोइटिन को बढ़ा रहे हैं वो आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, जो इरिथ्रोपोइटिन को घटा रहे हैं वो आरबीसी प्रोडक्शन घटाएंगे। तो आरबीसी का प्रोडक्शन इरिथ्रोपोइटिन पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है। तो इरिथ्रोपोइटिन के प्रोडक्शन को कौन से फैक्टर्स इंक्रीज कर रहे हैं? तो सबसे पहला फैक्टर है हाइपोक्सिया। अब हाइपोक्सिया किसी भी रीजन से हो सकता है, चाहे हिमरेज हो जाए, है ना, चाहे हिमरेज हो जाए, चाहे हाई एल्टीट्यूड पे चले जाओ, कार्डियो रेस्पिरेटरी डिस्टर्बेंस हो जाए, चाहे मिथ हीमोग्लोबिन एक्सेस हो जाए। तो ये सब रीजन है, ये सब तुम्हारे हाइपोक्सिया को रिड्यूस करता है। और हाइपोक्सिया क्या रिड्यूस करता है? तुम्हारा इरिथ्रोपोइटिन का प्रोडक्शन इंक्रीज करता है। ठीक है, इसके बाद आता है कि तुम्हारे वैसोकंस्ट्रिक्टर एजेंट्स। वैसोकंस्ट्रिक्टर एजेंट्स में आता है कैटेकोलामिन्स, यानी कि एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। ये तुम्हारा क्या करता है? ड्यू टू रियल हाइपोक्सिया तुम्हारा इंक्रीज करता है, ये इंक्रीज करता है इरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन को। फिर आता है न्यूक्लियोटाइड्स, तुम्हारा साइक्लिक एमपी, एनएडी और एनएडीपी, ये सब यूज इंक्रीज करता है तुम्हारे इरिथ्रोपोइटिन के प्रोडक्शन को। इसके अलावा आरबीसी के डिस्ट्रक्शन का जो भी प्रोडक्ट्स होता है विच आर कॉल्ड हीमोलाइसेट्स। जब आरबीसी डिस्ट्रक्ट होते हैं तो उससे जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं दे आर कॉल्ड हीमोलाइसेट्स। ये हीमोलाइसेट्स भी तुम्हारे इरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। लास्ट है तुम्हारा हार्मोन्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोन्स में थायरोक्सिन, थायरोक्सिन जो होता है वो तुम्हारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इरिथ्रोपोइटिन के प्रोडक्शन को। एंड थायरोक्सिन ज्यादा होगा तो आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाए। जैसे कि थायराइड टॉक्सिकोसिस के केस में जब थायराइड के लेवल्स काफी हाई होते हैं तो वहाँ पॉलीसाइथेमिया हो जाता है, यानी कि आरबीसी का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और मिक्स एडिमा, यानी कि जब थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो एनीमिया कंडीशन हो जाता है। इसके अलावा एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन जैसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन और एसिडीज, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, ये सभी हार्मोन्स तुम्हारे हाइपोक्सिया, ये सभी हार्मोन्स तुम्हारे इरिथ्रोपोइटिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। और लास्ट में एंड्रोजेंस है, तो एंड्रोजेंस भी इंक्रीज करता है, टेस्टोस्टेरोन जिसमें आता है। ठीक है, अब आते हैं कौन कौन से फैक्टर्स डिक्रीज करते हैं। पहला ही फैक्टर देखो ईस्ट्रोजन। अभी हम लोग पढ़े कि एंड्रोजेंस इंक्रीज करता है टेस्टोस्टेरोन और तुम्हारा ईस्ट्रोजन जो है डिक्रीज करता है। यही रीजन है कि मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स का आरबीसी जो काउंट है वो कम होता है ड्यू टू द ईस्ट्रोजन। अब ईस्ट्रोजन ऐसा क्या करता है कि तुम्हारा फीमेल्स में कम काउंट हो जाता है, तो फिर ईस्ट्रोजन करता है दो काम। पहला है कि ये हेपेटिक सिंथेसिस ऑफ ग्लोबुलिन, जो हमने पढ़े अल्फा ग्लोबुलिन, जो हम लोग पढ़े थे, इरिथ्रोपोइटिनोजन जो कि एक अल्फा ग्लोबुलिन है, इसके प्रोडक्शन को ईस्ट्रोजन घटाता है, तो इसके कारण इरिथ्रोपोइटिन घटा। ठीक है, पहला रीजन ये हुआ। तो पहला रीजन क्या हुआ कि हेपेटिक सिंथेसिस ऑफ ग्लोबुलिन को घटाया। दूसरा, ये इरिथ्रोपोइटिक रिस्पांस जो है हाइपोक्सिया को डिप्रेस करता है, यानी कि जब तुम्हारा हाइपोक्सिया हो तो उसके कारण जो भी रिस्पांस होने वाला होता है, जैसे कि इंक्रीज होगा तुम्हारा आरबीसी प्रोडक्शन, उस रिस्पांस को ईस्ट्रोजन घटा देता है, जिसके कारण तुम्हारा इरिथ्रोपोइटिन घट जाता है। तो दो फैक्टर्स, पहला था तुम्हारा ग्लोबुलिन का प्रोडक्शन घटाना, दूसरा रिस्पांस को डिप्रेस कर देना। पहला हो गया ईस्ट्रोजन। ठीक है, तो ईस्ट्रोजन पहला फैक्टर है जो तुम्हारा इरिथ्रोपोइटिन के प्रोडक्शन को घटा रहा है। दूसरा आगे क्या है देखे तो दूसरा है क्रॉनिक रीनल डिसीज। और में से हम जान रहे हैं जो किडनी है वो तुम्हारे इरिथ्रोपोइटिन को प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो भी तुम्हारा इरिथ्रोपोइटिन घट जाएगा। तीसरा है प्रोटीन की डेफिशिएंसी, चौथा है तुम्हारा लीवर की सिरोसिस और पांचवा है क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। ठीक है, तो ये था सभी तुम्हारा इरिथ्रोपोइटिन के बारे में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल मैचुरेशन फैक्टर्स। तो ऐसे फैक्टर्स जो कि आरबीसीज के फाइनल मैचुरेशन भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि लास्ट स्टेजेस में इंपॉर्टेंट है। तो पहला है तुम्हारा डाइटरी फैक्टर्स, जो डाइट में देते हो। तो सबसे पहला प्रोटीन्स, जो कि ग्लोबुलिन बनाएगा, हीमोग्लोबिन का ग्लोबुलिन बनाएगा, है ना, तो वो प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। तो हीमोग्लोबिन में जो हीम है उसके फॉर्मेशन के लिए तुमको आयरन चाहिए, मैंगनीज चाहिए, कॉपर चाहिए, कोबाल्ट चाहिए, निकल चाहिए, ये सब तुम्हारे इंपॉर्टेंट है हीम पार्ट को फॉर्म करने के लिए। इसके अलावा कैल्शियम, कैल्शियम तुम्हारे आयरन के अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है जीआईटी से, कैल्शियम आयरन के अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, तो ये भी इफेक्टेड हुआ, ये भी डाइटरी फैक्टर है जो अफेक्ट कर तुम्हारे मैचुरेशन को। इसके अलावा विटामिन सी, B12 और फॉलिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस में हेल्प करता है। यानी आरबीसी में जो भी तुम्हारा न्यूक्लिक एसिड था जो अर्ली स्टेज में रहता है, लास्ट में तो निकल जाता है, अर्ली स्टेज में तुम्हारा जो न्यूक्लियस में तुम्हारा न्यूक्लिक एसिड है ना, एनएडी, एनएडीपी, ये सब जो है न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लिक एसिड है, तो ये सब के सिंथेसिस में विटामिन सी, B12 और B9 फॉलिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर आता है एक ऐसा इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि तुम्हारे विटामिन B12 को ईएल से, ये भी देखना, ईएल से विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। ये तुम्हारा कैसा इंट्रिंसिक फैक्टर है, कंफ्यूज मत होना, एक्सट्रिंसिक नहीं है, इंट्रिंसिक फैक्टर है। ठीक है, फिर आता है एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। ठीक है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो कि सर्टेन फोर्स में होता है और इसमें मेनली तुम्हारा विटामिन B12 और फॉलिक एसिड ही आता है। ठीक, सो दिस वाज ऑल अबाउट द इरिथ्रोपोइसिस स्टेजेस,
उसके बाद तुम्हारा साइट, उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग इरिथ्रोपोइटिन। तो ये सब तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे सेमेस्टर एग्जाम्स में। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। और आई थिंक मैंने जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी इसके बारे में वो बता दी है। सो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे आरबीसी, इंडिसेस एंड एनीमिया के बारे में। ठीक है, सो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो टू ऑल दी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स और जो भी पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी उनको सबको, ताकि उनको भी इनसे बेनिफिट हो। सो मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट।